Okay, so welcome dosto, and today I'm going to start the course of engineering physics for session 2022-23। और ख़ास तौर पर ये जो हमारा सेशन है ये स्पेसिफिकली जो मॉडर्न करिकुलम है जो कि वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट कर रही हैं और कर चुकी भी हैं उनके हिसाब से है। तो इस मॉडल करिकुलम को जिसको अडॉप्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, उसका पर्पज़ ये है कि हर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है वो उसी हिसाब से जो बेसिक साइंस है वो पढ़ें ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग जो नॉलेज आगे वो गेन करने वाले हैं उसमें उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इस पर्पज़ से एक वीडियो है जो मैंने इससे पहले बनाया है, ख़ास तौर पे जिसमें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी आई के गुजरात यूनिवर्सिटी जो है उसके सिलेबस की हमने एनालिसिस की है। और आप अब जो भी आप ये लोग वीडियो देख रहे हो सकता है आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ना हो या उससे जुड़े हुए कॉलेजेस से ना हो, किसी और जगह से हो, लेकिन एक बार आप ज़रा अपने सिलेबस को देखिएगा कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने उस मॉडर्न करिकुलम को अडॉप्ट कर लिया है या नहीं। और वो एक तरह से कंपल्सन तो नहीं कहूँगा लेकिन एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट करना है ताकि एक यूनिफॉर्म सिलेबस की स्थिति रहे। खैर, हम लोग आते हैं अपने इस सेशन पर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और देखो इसके साथ थोड़ी दिक्कत क्या है, इस कोर्स के साथ मैं थोड़ी दिक्कत जो बता दूं, अगर आप उस सिलेबस को देखोगे तो उस सिलेबस में जो प्रीरिक्विजिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें लिखा है सिलेबस में कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 12th क्लास में हम उस तरह की क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ते हैं जिस तरह की क्वांटम मैकेनिक्स की इसकी आवश्यकता है आपको। और आप 12th पास करके यहाँ पे आए हो, तो 12th में आपने उस लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी नहीं है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ आए हो और आपसे प्रीरिक्विजिट कहा गया है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। तो सवाल ये यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सिखाएगा हमें वो क्वांटम मैकेनिक्स जो 12th में है नहीं और जिसकी प्रीरिक्विजिट है हमारे पास अभी इस समय बीटेक के इस पेपर को पढ़ने के लिए। तो खैर इस तरह के सवाल हैं, कुछ ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब है नहीं हमारे पास उस तरह से। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट अ मिनट, ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप जो कुछ किताबें हैं जिनको आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अलावा उसके हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देते चले जाएं, ठीक है। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स हैं जिनको कि हम यूज करेंगे अपने इस कोर्स में आगे, और वो मैं रूल आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करके समझाएं, लेकिन अगेन सिंप्लीफाई इतना नहीं कर देना है कि उस सिलेबस, उस कोर्स का एसेंस, उस टॉपिक का एसेंस ख़त्म हो जाए। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस कोर्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझना है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्यों समझनी ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ये है कि आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरफ काम करना है। हार्डवेयर में आपको चिप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से काम करना है। सो आपके पास एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिर जो सेमीकंडक्टर्स है जिनके बेसिस पर ये सारा कुछ सिस्टम बना है, आपके चिप, माइक्रो चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स से जो कुछ बने हैं जो कि लॉजिक परफॉर्म करते हैं, जिनको लॉजिक को आप परफॉर्म सॉफ्टवेयर में आप यूज कर रहे हो जिनके थ्रू, तो कैसे काम करता है वो डिवाइस, कैसे काम करती है, उसके अंदर की इनसाइट क्या है, फिजिक्स क्या है। तो ये आपको एक तरह की जानने की ज़रूरत है, आपको ये जानना चाहिए बिकॉज आप इसके साथ जुड़े हुए हो। आप ऐसा नहीं कर सकता मैं तो कंप्यूटर साइंस का हूँ, मुझे सिर्फ केवल प्रोग्रामिंग से मतलब है, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग करूँगा। नो, यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग विद इन दिस सैम्पल, दिस एलिमेंट्स। यू डोंट नो आपको कल को किस तरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़े, आपको अपनी सिमुलेशन किस तरह से करने पड़े। आप अगर किसी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आप चले गए हो और वहाँ आपके सामने कुछ ऐसे सिमुलेशन डेवलप करने हैं कोडिंग के थ्रू जिसमें इस तरह की फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो आपको फिर वहाँ फिजिक्स सीखनी पड़ेगी, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं। आप कोडिंग के थ्रू केवल उनको एक तरह के प्रोग्रामिंग में ही डालोगे तो बेसिकली आपके साथ इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और आते भी हैं लोगों के सामने। सो दैट इज़ वाई दिस होल करिकुलम को रिफॉर्मुलेट किया गया है।
ओके, सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर द मेटल्स। जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है वहाँ पर। तो जैसे अभी हमें शुरुआत करते हैं, हमारा पर्पज़ है इस पूरे कोर्स का, इस पूरे इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो कोर्स है इसका, कि आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़नी है, उसकी इनसाइट आपको जाननी है, उसके अंदर जा करके हमें देखना है कैसे वो काम करता है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स और सम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी से आप माइक्रो लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जा करके एनालिसिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि माइक्रो लेवल पर कैसे काम हो रहा है उस सिस्टम के अंदर, उस माइक्रो चिप के अंदर, उस सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी आनी चाहिए एक बेसिक लेवल पर, और आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी आनी चाहिए। सो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड मेटल या कंडक्टर इज़ वेरी डिफरेंट देन इन द मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो आपने क्या पढ़ा है। आपने बोहर का मॉडल पढ़ा है, जहाँ एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमारी शुरुआती जानकारी है, एक बेहद सिंपल बोहर का मॉडल है। लेकिन फिर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि इस तरह से जब एटम मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बगल में दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और जिसकी वजह से वहाँ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बॉन्डिंग के बारे में आप जाने हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझे रहिए कि किसी सॉलिड के अंदर, चाहे हम मेटल कह लें चाहे उसको कंडक्टर कह लें, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर होता है वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों से अलग होता है, उससे काफ़ी हद तक उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब जैसे आप सोचा कि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो जब बॉन्ड बनाते हैं तो जिस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो बिहेवियर, और जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने एटम से छूट चुके हैं, बाहर घूम रहे हैं, फ्री हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी हद तक अलग होता है। और ये हमें समझना है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही इसको हम समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो वही लिखा है, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड और मेटल और कंडक्टर इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट देन द मॉलिक्यूल। क्या है? इन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। या तो इलेक्ट्रॉन दो एटमों ने साझेदारी कर ली है, जैसे एक एटम ये है हमारे पास, एक एटम ये है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यानी यहाँ पर कोई शेयरिंग हो चुकी है। और शेयरिंग हो गया तो हमने कहा एक मेटल ये है, एक मटेरियल ये है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और ये आपका बॉन्ड बन गया। इस तरह के स्ट्रक्चर लुईस डायग्राम में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में एक और हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है और NaCl बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन क्या करते हैं, अपने साथ वाले एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो अगर हम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो एक अलग तरह का बॉन्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तब एक अलग तरह का बॉन्ड बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का इन दोनों स्थितियों में जो व्यवहार होता है वो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप से घूम रहे हैं उनसे अलग होता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा है, इन मेटल्स नो शेयरिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने एटमों को छोड़ देते हैं, क्योंकि एटम साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो न्यूक्लियस बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को ठीक से पकड़ नहीं पाता, उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उन एटमों की पकड़ से बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं और दूर होकर के वो मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है बच्चों, इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक पार्क है, समझिएगा इसको, एक पार्क है, पार्क के अंदर बच्चों का पार्क है, पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स को आप समझ लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो बच्चे लेके गए हैं सपोज वो बहुत चंचल है, वो इलेक्ट्रॉन है, बहुत बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, दे आर लाइट इन वेट एंड हैव अ ग्रेट एनर्जी। अब क्या हुआ, पार्क के अंदर हर बच्चा अपने पेरेंट्स का हाथ तो नहीं पकड़े हैं, पेरेंट्स गए हैं पार्क में, बच्चों को छोड़ दिया, तो अब देखो पेरेंट्स मौजूद हैं और बच्चे वहाँ घूम रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द मेटल कंडीशन। मेटल में भी ये होता है, एटम जो होते हैं वो अपनी बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एक तरह से एनर्जी होने की वजह से छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जब वो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो उन्हीं न्यूक्लियस, उन्हीं पॉजिटिव न्यूक्लियस के ही प्राइमेसिस में घूमते रहते। जैसे पार्क में पेरेंट्स बैठे हैं, वो सारे बच्चे उनकी देख रेख में ही घूम रहे हैं,
ऐसा ही कुछ होता है। तो हम कहेंगे मेटल्स के अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉनों की, कोई बॉन्ड नहीं उस तरह से बन रहा होता है, बल्कि सभी तरह के इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो एटम जिनसे छूट करके वो बाहर घूम रहे हैं, उन्हीं की इन्फ्लुएंस में वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर वॉन्डरिंग थ्रू आउट द मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स अपने एटमों को छोड़ देते हैं, ना किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि वो पूरे मटेरियल के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे पार्क के अंदर क्या होता है, पार्क के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठे रहेंगे। दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू एंजॉय, दे आर फ्री टू प्ले द गेम्स। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो फ्री विद इन द, बट दे, वो सब के सब कन्फाइंड रहेंगे, वो सब के सब उस मेटल के अंदर कैद रहेंगे, ट्रैप रहेंगे। जैसे पार्क के अंदर बच्चे ट्रैप हैं, ट्रैप कह लो या उसी के अंदर कन्फाइंड है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी मेटल्स के अंदर कन्फाइंड रहते हैं। जैसे पार्क की बाउंड्री है जो कि इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देती, वैसे ही मेटल का जो सरफेस है, ये सब चीज़ें जो है मेटल की सरफेसेस जो है चारों तरफ की, वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, ये ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। ये शुरुआती सोच है लोगों की, जो वैज्ञानिक थे। अब हम आते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको समझते हैं। 1898 जब था, इस समय जे थॉमसन ने, आई थिंक यही समय था, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और कोई पार्टिकल नहीं खोजा गया था। तो उसके कुछ ही सालों बाद एक साइंटिस्ट थे, पॉल ड्रूड एक मॉडल प्रपोज करते हैं। जस्ट बाय कंसिडरिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड अ मॉडल फॉर मेटल्स बाय कंसिडरिंग दिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है इसको सोचते हुए वो एक मॉडल प्रपोज करते हैं। एंड बाय कंसिडरिंग गैस लाइक बिहेवियर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हम किसी गैस चैम्बर के अंदर गैस भर दें, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास गैस चैम्बर है, इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस चैम्बर के अंदर दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी फ्री होते हैं घूमने के लिए। इन पे कोई बंदिश नहीं होती। बंदिश सिर्फ उस चैम्बर की दीवारें होती हैं, जिन दीवारों से टकरा के वो गैस मॉलिक्यूल अंदर रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार हम पार्क में खेल रहे बच्चों की तरह देखते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार हम मान सकते हैं कि मेटल जो हमने लिया है, उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी है। तो वो एक सिमिलरिटी बनाते हैं, और उस सिमिलरिटी के आधार पर वो इलेक्ट्रॉनों का गैस लाइक बिहेवियर देखते हैं, और उसके आधार पर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी लोग कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, बट गैस वर्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वो प्रपोज करते हैं। 1900 में ये मॉडल प्रपोज करते हैं। अच्छा, कोई भी जब नया मॉडल आता है, कोई भी नई थ्योरी आती है, तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि कुछ सवाल जो मौजूद हैं उस समय लोगों के सामने, उनका आंसर कर दिया जाए, उनको जवाब दे दिया जाए। तो उस समय, जिस समय ड्रूड ने ये मॉडल डेवलप किया, उनके सामने कुछ सवाल थे। जैसे मेटल होते हैं, तो मेटल जो बैटरी, मेटल का तार है, तांबे का तार है, पीतल का तार है, सोने का तार है, चांदी का तार है, कोई भी आप धातु ले लो, उसका तार है। उसके दो सिरों पर अगर बैटरी लगाई जाए तो उसके अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और एक लॉ है उसके साथ, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, जो V=IR के फॉर्म में आप देखते हो। तो ओम का लॉ जो था वो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये निकाला गया था। सवाल ये है कि इस ओम के लॉ के पीछे का कारण क्या है, कौन सी फिजिक्स है जो माइक्रो लेवल पे चल रही है उसके अंदर, जो ओम्स के लॉ को एक्सप्लेन, क्यों ओम्स का लॉ काम कर रहा है, रेजिस्टेंस क्यों होता है मटेरियल के अंदर, या हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग क्यों होती है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों होता है, सोने का अलग, चांदी का अलग, उतना ही लंबा तार, उतना ही मोटा तार, उतना ही देखने में डायमेंशनली वैसे सेम, बट उनकी रेजिस्टेंस अलग होता है, उनकी कंडक्टिविटी अलग होता है। तो हमारे सामने चैलेंज था ओम्स लॉ कैसे हम माइक्रोस्कोपिकली एक्सप्लेन करें, हमारे सामने चैलेंज था कि हम कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करें। तो जो ड्रूड का मॉडल था वो सक्सेसफुल था, मतलब अपने हिसाब से उसकी सक्सेस थी। उसने ओम लॉ को समझाया, उसने कंडक्टिविटी को समझाया, कुछ हद तक स्पेसिफिक हीट के साथ भी उसने कुछ चीज़ें बताई कि मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैसे होती है, बट इट वाज नॉट द वेरी सक्सेसफुल मॉडल। वेरी सक्सेसफुल मॉडल का मतलब होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा था, और ड्रूड मॉडल
उन सबको समझाने में सक्षम नहीं था। कुछ चीज़ें उससे समझ में आ रही थी लोगों को, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। धीरे धीरे न समझ में आने वाली चीज़ों की संख्या बढ़ती चली गई। तो ओम लॉ समझा दिया, कंडक्टिविटी समझा दी, स्पेसिफिक हीट समझा दिया, लेकिन दूसरी तरफ वेरिएशन इन द कंडक्टिविटी कैसे हो रहा है, टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी कैसे हो रही है, सेमीकंडक्टर में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, हॉल इफेक्ट का नेगेटिव कोफिशिएंट तो बता ले जा रहे हैं, पॉजिटिव कोफिशिएंट क्या बता रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग और आने शुरू हो गए जो कि ड्रूड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस मॉडल बिल्कुल जड़ से गलत नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस मॉडल में शायद मिस है, कुछ है जिसको हम थोड़ा सा ठीक कर दें तो हमारी बात बन जाए। समझ पा रहे हैं ना कि हमने एक मॉडल बनाया, उसने 10 सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन 50 सवाल ऐसे इसके जवाब नहीं दिए। तो 10 सवाल के जवाब मिल रहे हैं, इसका मतलब मॉडल बिल्कुल गलत नहीं है, बस ये है कि उसमें शायद सुधार की गुंजाइश ज़्यादा है। फिर आपने एक मॉडल बनाया तो उस मॉडल ने आने वाले जो 50 सवाल थे उसमें से 20 सवालों को जवाब दिया, फिर कुछ कमी हुई, फिर उसको ठीक किया। तो ये विज्ञान का एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम लोग देखते रहते हैं। तो इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल मॉडल, क्योंकि इसकी सहायता से सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि सेमीकंडक्टर में किस तरह से टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी क्यों चेंज हो जाती है, मेटल्स के अपोजिट, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे सामने चैलेंज थी। अब वहाँ पर आते हैं एक उस जमाने के जो बड़े वैज्ञानिक थे, सोमरफेल्ड या आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन्हीं सबके समय के व्यक्ति रहे हैं सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड आते हैं और वो इस चीज़ को और ध्यान से समझते हैं, इस पूरी प्रॉब्लम को। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, पाउलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 12th की बात है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। सिंपल सी भाषा में हम कहें कि हर इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए N, L, M और S, ये 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबरों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हर इलेक्ट्रॉन का समझ लो, हर इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका N, उसका L, उसका M, उसका S। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं उसको हम स्टेट कहते हैं। अब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का N, L, M, S रहेगा। तो पाउली प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास कोई स्टेट है तो उस स्टेट में आप, जैसे मान लो आपके पास कोई स्टेट है, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका N की वैल्यू, L की वैल्यू, M की वैल्यू, S की वैल्यू कुछ है, फिर यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसका भी कुछ N, L, M, S होगा। तो पाउली प्रिंसिपल कहता है कि एक ही एनर्जी स्टेट में सेम क्वांटम नंबर के 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। यानी उनका N सेम हो सकता है, ठीक है, L सेम हो सकता है, ठीक है, M सेम हो सकता है, चलो मान लिया, लेकिन अब कम से कम S तो अलग होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो पाउली का नियम ये कहता है कि ये चीज़, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। अब ये नियम प्रकृति में बहुत समय से था, जब से ब्रह्मांड बना तब से था। पाउली ने तो केवल उसको समझ करके, उसको जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, गणित की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हिंदी अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसने कहा था केवल पाउली ने। पर यह नियम तो ब्रह्मांड के बनने के साथ ही या उसी समय से ही चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट, सेम स्टेट को समझ लो बस बैठने की जगह, कोई जगह जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक बेंच पड़ी है और उस बेंच पे 2 लोगों को बैठना है, सपोज एक बेंच पड़ी है उस पे 2 लोग बैठ सकते हैं, तो हो सकता है वो एक ही कंट्री के हों, यानी उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। एजीमुथल वो एक ही कम्युनिटी के हों, जो भी जात धर्म जो भी आपको वो हो सकता है, ठीक है। M मतलब उनका मैग्नेटिक तो हो सकता है एक ही मान्यता के हों, ईश्वर का एक ही जैसा हो, लेकिन S अलग होना चाहिए। S अलग होने चाहिए मतलब कि अगर सेम देश, सेम स्टेट, सेम कम्युनिटी का मेल बैठा है तो सेम स्टेट, सेम नेशनल, सेम कम्युनिटी का फीमेल होना चाहिए। एक को स्पिन अप, एक उसको स्पिन डाउन कहो, अपोजिट कहो, तो इसका मतलब स्पिन अप को हम मेल माने, स्पिन डाउन को फीमेल माने, तो उस बेंच पर 2 फीमेल नहीं बैठ सकती जिनका N सेम है, L सेम है, M सेम है और S सेम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो चारों क्वांटम नंबर अगर सेम रखते हैं तो वो एक साथ एक जगह नहीं बैठ सकते, उनको वहां से हटना पड़ेगा।
तो उनका NLM सेम हो सकता है पर उनकी स्पिन क्वांटम नंबर में अंतर आएगा। मतलब NLM सेम है, एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, तो वो उस स्टेट में बैठ जाएंगे। ये होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बच्चों थोड़ा सा आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इसके लिए अब मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने की प्रीरिक्विजिट जो है दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल नेचर क्या होता है, आपको वेव फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, आपको पाउली प्रिंसिपल पढ़ना होता है, आपको हाइजेनबर्ग पढ़ना होता है, आपको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग पाउली प्रिंसिपल पढ़ना होता है, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़नी होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन के टाइप पढ़ने होते हैं। इतनी सारी क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ लेते हो देन आप अपने इस कोर्स को अच्छे से समझना शुरू कर सकते हो। और मेरे सामने चैलेंज ये है कि आपने 12th में ये सब नहीं पढ़ा है, हल्का हल्का पढ़ा है आपने। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हल्के से पढ़ ली, de Broglie वेवलेंथ पढ़ ली, हाइजेनबर्ग थोड़ा सा पढ़ लिया, श्रोडिंगर आई डोंट नो 12th में शायद नहीं है, और ना कोई तैयारी करके आया है जो IIT वगैरह वो भी शायद इतना नहीं पढ़ा होता, वहाँ पे भी नहीं होता है। तो मेरे सामने चैलेंज ये है कि जिस लेवल का ये कोर्स है, जहाँ से इसकी शुरुआत होनी है और जहाँ पे आपने 12th ख़त्म किया, इसके बीच में एक गैप है। इस गैप को हमको फिल करना है। अब ये कमी समझ लो या चैलेंज समझ लो, मैं इसको चैलेंज की तरह से कहूँगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो कोशिश हम ये करेंगे कि पहले अपना सिलेबस हम शुरू कर दें, कम से कम चीज़ें जो कि वहाँ से आ रही हैं उनको हम इंक्लूड करें। जब कभी ऐसा कुछ आ जाएगा कि अब इसको इस क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो फिर हम अपने इस मेन सिलेबस को रोकेंगे, वो चीज़ पढ़ लेंगे, उनको समझ लेंगे, फिर से वापस पे आएंगे अपने सिलेबस पर और फिर से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक डिज़ाइन में है हमारा। देखो बच्चों, रुक करके दो चीज़ें समझ लो। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वन शॉट, कंप्लीटली नो। ये जो वन शॉट का कल्चर है, दिस इज completely unacceptable because it's a market and market has some बहुत, देखो इसी मार्केट में सिगरेट बिकता है, इसी मार्केट में शराब बिकती है, इसी मार्केट में गांजा अफीम भी बिकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब बिकता है तो हम उसे खरीद के कंज्यूम ही करें। उसके अपने रेवेन्यू मॉडल हैं, उसके अपने तरीके हैं। आप जब तक किसी चीज़ को डिटेल में नहीं जाओगे, you can't appreciate the beauty of that subject. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, they are not for one shot. They are not for one shot. You have to, मतलब आपको डूबना पड़ेगा, आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा, उसकी अनकंफर्टेबिलिटी के अंदर जाना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं अनकंफर्टेबल ना हो, सीख जाऊं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज़ कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अगर आप पढ़ने के दौरान, सोचने के दौरान अनकंफर्टेबिलिटी नहीं महसूस करते हो ना, तो मतलब अभी आप कुछ वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल। ये अनकंफर्टेबिलिटी ही आपको सिखाती है, और इसी तरह के लोगों की दुनिया में मांग है। दुनिया में डिमांड ऐसे लोगों की ही है जो कि इम्पॉसिबल करने के एक्सपर्ट हों, जिनको लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो आपको तो नो आई कैन डू इट, जस्ट वेट एंड वॉच। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है, और इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। चलिए, मोटिवेशन हो गया, आगे पढ़ते हैं सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड जो होते हैं, सोमरफील्ड स्टार्टेड टू डेवलप अ मॉडल, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी अपने समय की। और वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके जब तक वो काम करना शुरू करते हैं, ड्रूड के काफ़ी बाद होते हैं, 20-30 साल के बाद उनका आता है समय। तो सोमरफील्ड क्या कहते हैं, तब तक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ चुका था, क्वांटम मैकेनिक्स भी ठीक ठाक डेवलप हो चुकी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप हो चुकी थी। श्रोडिंगर उस समय की जो डेवलप टेक्निक थी, पाउली प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, इनका इस्तेमाल करके ड्रूड के मॉडल को मॉडिफाई करते हैं। सवाल है कि मॉडिफाई करना, इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो वैसा मैंने बताया आपको कि जो ड्रूड मॉडल की पार्शियल सक्सेस थी, उस पार्शियल सक्सेस को और अच्छी तरह से अचीव करने के लिए, उसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को सोमरफील्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ दो वर्ड है, फर्मी
पर्टिकुलरली फर्मी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एक खास तरह के नियम को फॉलो करते हैं, जिसको हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। इस तरह के लॉ को फॉलो करते हैं और ये लॉ सबसे पहले एनरिको फर्मी ने बताया था। एनरिको फर्मी एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और नोबेल लॉरेट थे और बहुत ही उम्दा किस्म के एक्सपेरिमेंटलिस्ट और थ्योरेटिशियन थे। वो ऑलमोस्ट आइंस्टीन के इक्विवेलेंट। तो फर्मी के जो काम था, उस फर्मी काम को, समरफील्ड के काम को, पाउली काम को, इन सबको मिलाते हैं समरफील्ड, और वो एक मॉडल डेवलप करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस मॉडल। तो वो कहते हैं उस मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स व्यूड लाइक गैस मॉलिक्यूल, जैसा कि ड्रूड ने भी कहा था वैसा ही कहा था, और इट फॉलोज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये नई चीज़ थी। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ गैस की तरह बिहेव नहीं करते, वो भले ही गैस की तरह बिहेव कर रहे हो, साथ ही साथ वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक तरह का प्रिंसिपल है जो कि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन किन किन एनर्जी के साथ कहीं पर रह सकते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, जैसे आप 5-6 दोस्त हैं, एक क्लास है, उसमें कुछ के साथ आपकी दोस्ती है, कुछ के साथ आपकी दुश्मनी है, ठीक है। अगर आप सोचें एक बारात का कमरा है, एक ऐसा कमरा है जहाँ बैंक्वेट हॉल है, उसमें 50 लोग आए, एक दूसरे को नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, तो आराम से कोई किसी के बगल में खड़ा होकर खाना वाना खा रहा है। लेकिन एक क्लास है जिसमें आप सबको जानते हो, ना केवल जानते हो बल्कि आपकी उसमें दुश्मनी है। आप उस एक्स को पसंद करते हो, वाई से नफरत करते हो, जेड को पसंद करते हो, ए से नफरत करते हो। अब आप जब क्लास में जाओगे तो आप जब खाना खाओ, मान लो क्लास से कोई फंक्शन है, आप वहाँ खाना खाओगे, तो आपके खाना खाते समय आप कहाँ खड़े होते हो, इसका इस बात पे डिपेंडेंसी होगी कि आप किसको दोस्त मानते हो, किसको दुश्मन मानते हो, बिकॉज यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक गैस माने, तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी के बगल में जा सकता है घूमते घामते। लेकिन अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहां काम कर रहा है, इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल किस एनर्जी के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये गैस इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक नियम काम कर रहा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर कि जब अनबायस्ड कंडीशन थी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था, और आप जबकि कुछ दुश्मनी या दोस्ती आ चुकी है, उसमें जो कंडीशन होगा उस पर असर पड़े रहा होगा। इसको इमेजिन कर सकते हो ना। तो ऐसा ही वह होता है और इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैथमेटिकली इसको हम काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि पाउली प्रिंसिपल से क्या क्या हो सकता है। तो सोमरफील्ड जब फर्मी गैस मॉडल प्रपोज करते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का एक मॉडिफाइड वर्जन था, तो वो कहते हैं कि गैस को अगर हम गैस मॉलिक्यूल की तरह व्यू करें तो ये भी माने कि उसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी काम कर रहा है। तो सोमरफील्ड कंसीडर्ड द सॉलिड कंडक्टर लाइक अ 3 डायमेंशनल चैम्बर। वो कहते हैं कि सॉलिड जो मेटल है, जैसे आप सोचो कि हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, सपोज ये हमारा एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, मेटल है, लोहा है, तांबा कुछ भी है, इसकी अपनी सरफेस बाउंड्री है। ये आप समझो 3 डायमेंशनल बॉक्स है, मतलब इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई, इसमें मोटाई है। तो चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और इसकी थिकनेस भी है। तो ऐसा मान सकते हैं कि सॉलिड कंडक्टर इज लाइक अ 3 डायमेंशनल चैम्बर। द चैम्बर ट्रैप्ड द इलेक्ट्रॉन्स विद इन इटसेल्फ। जो चैम्बर है इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप कर रखा है। दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल बॉक्स कंडीशन। इसको सोमरफील्ड कहते हैं कि हम किसी भी मेटल को ऐसा मान सकते हैं कि वो एक तरह का ट्रैप है, 3 डायमेंशनल ट्रैप है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप है। मेटल के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रैप है। जैसे कमरा है, जैसे यूनिवर्सिटी की क्लासरूम है, यूनिवर्सिटी आपके लिए मतलब एक बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है। आप यूनिवर्सिटी में आगे पीछे ऊपर बिल्डिंग में जा सकते हो, बस उससे बाहर नहीं निकल सकते। सपोज ऐसा कुछ उसका प्रेमिसेस ऐसे बनी है कि आपको अलाउड नहीं है स्कूल टाइम में, क्लास टाइम में बाहर निकलना, तो इस तरह का ट्रैप है। लेकिन उसके अंदर आप फ्री मूव कर रहे हो। आप क्लास में बैठो, चाहे आप कैंटीन में बैठो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठो, चाहे आप स्पोर्ट मैदान पे जाओ, वहाँ पे आप फ्री हो। बस जैसे आप गेट से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, तुरंत आपको रोक करके वापस से भेज दिया जाएगा उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। तो ऐसा ही कुछ मानते हैं सोमरफील्ड भी। सो हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक नॉन इंटरैक्टिंग एंड फॉलोइंग द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
तो वो एक तरह से क्विजेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उनमें किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है कि वो कहीं पे चिपक जा रहे हैं, कहीं पर वापस से एटम में कन्फाइन हो जा रहे हैं, इस तरह का नहीं मानना है। वो फ्री है तो फ्री रह रहे हैं और पाउली's क्विजेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो विद इन द चैम्बर 3 डायमेंशनल बॉक्स या मेटल सैंपल, जो भी आप कहो, चाहे आप उसको चैम्बर कहो, चाहे 3 डायमेंशनल बॉक्स कहो, चाहे उसको मेटल सैंपल कहो, इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज वेरी यूनिक एंड गिव्स सम न्यू इंसाइट ऑफ दिस नेचर। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन किस किस तरह की एनर्जी रख रहे हैं। मतलब जैसे हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी? सवाल होता है नहीं, जवाब इसका नहीं। इलेक्ट्रॉन, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो आपस में टक्कर मार रहे हैं, पाउली's प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कम एनर्जी के होंगे, कई इलेक्ट्रॉन होंगे जो बहुत कम और बहुत ज़्यादा के बीच की कोई एनर्जी रख रहे होंगे। उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वही कहते हैं कि जो 3 डायमेंशनल चेंबर होता है, प्रोसेस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, बहुत ही यूनिक होता है और ये कुछ हमें नए इंसाइट देता है। प्रकृति किस तरह से काम कर रही है इसके बारे में कुछ नई चीज़ें हमें बताता है। तो मान लो 0 केल्विन टेम्परेचर है। 0 केल्विन मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे और किसी तरह की एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मान लो 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल, इसको सॉरी ठीक कर लेना, इज लिखा है, इसको कर देना इन। सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल, दे फिल्ड अप द एनर्जी लेवल्स फ्रॉम लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द हाइएस्ट energy level by arranging 2 electrons up or down spin in each level. This process continues until the energy levels are filled, and the highest filled energy level is called Fermi level, and the energy value corresponding to Fermi level is called the Fermi energy. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो समझना है हमें। यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं, जैसे मान लो कि आप सोचो ऐसा, इसको ऐसा सोचो, जस्ट फॉर इंस्टेंट, अब इसमें कहीं मैं डायग्राम बनाना चाह रहा था, सपोज यहाँ डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि आप ये सोचिए कि आपके पास एक चैम्बर है, ये है इस तरह से है ना, ऐसे, और यहाँ पर बहुत सारे लाइन बनी, लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं, और हर लाइन का एक एनर्जी वैल्यू है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी 5, 6, 7, 8 और ऐसे और भी वैल्यू है। तो क्या इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत छोटी एनर्जी वैल्यू है। और आपके पास 50 या 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना शुरू किया। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी लेवल पर 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर उस पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपोजिट स्पिन का, ताकि पाउली प्रिंसिपल फॉलो हो जाए, और 2 इलेक्ट्रॉन एक लेवल में आ गए। फिर अगली लेवल में हम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर दूसरा, फिर अगली लेवल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर अगले में रखेंगे, फिर अगले में रखेंगे। तो हमारे पास कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 भर गए। कहाँ तक भरे, इस 5वीं लेवल तक भरे, ये 5वीं लेवल। तो 5वीं लेवल के नीचे सब भरे हुए हैं, सारी लेवल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और हर स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक अप स्पिन का, एक डाउन स्पिन का। लेकिन इसके ऊपर की सारी लेवल हैं खाली, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 भर गए, तो नीचे के तो सब भर गए, ऊपर के सब खाली है। यही हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास एक ग्लास है, सपोज ये इस तरह का ग्लास है, इस तरह ग्लास है, आपने इसमें 1 बूंद पानी डाला, तो 1 बूंद पानी, थोड़ा सा 10 ml पानी डाला, तो 10 ml पानी यहाँ आके इकट्ठा हो गया सबसे लोअर स्टेट पर। जब लोअर स्टेट भर गई तो आपने फिर 10 ml डाला, तो 10 ml इसके ऊपर भर आ गया, फिर 10 ml डाला, फिर 10 ml यहाँ आ गया, फिर 10 ml डाला, तो फिर 10 ml यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे आप पानी डालते जा रहे हो, तो जो पिछली भरा हुआ पानी का स्तर था, उसके ऊपर पानी का स्तर आता जा रहा है। आपके पास 100 ml पानी था, आपने सारा भर दिया, तो 100 ml पानी भर दोगे तो ये गिलास के अंदर एक सर्टेन लेवल तक आ चुका होगा, ग्लास के अंदर सर्टेन लेवल तक आ चुका होगा। तो ऐसे ही कोई हमारे पास चैम्बर है, कोई हमारे पास मेटल बॉक्स है, जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं कि भैया यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी के भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर है, तो आप क्या करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भेजोगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन के हिसाब से सबसे नीचे वाले एनर्जी स्टेट को भर देगा।
फिर अगले 2 भेजे, उन्होंने भी अगले वाले को भर दिया, फिर आपने तीसरा भेजा तो तीसरे वाले लेवल को भर दिया, तो पहले वाली भरी, फिर दूसरी वाली भरी, फिर तीसरी वाली भरी। इस तरह भरते 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 प्रक्रिया चल रही है। आपके सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तब तक पता चला नीचे से लेकर के 10 एनर्जी स्तर तक भर चुके हैं, और 10 एनर्जी स्तर में 20 इलेक्ट्रॉन कुल आ गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इसको फिर से समझिएगा, मैं इसको फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल, मान लो n इलेक्ट्रॉन सैंपल में है, दे फिल्ड अप द एनर्जी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट या ग्राउंड स्टेट, सही बात, नीचे से भरना शुरू करेंगे एनर्जी, टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, नीचे से भरना शुरू करेंगे ऊपर हाईएस्ट लेवल तक, बाई अरेंजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अप एंड डाउन स्पिन इन ईच लेवल, वही मैंने कहा अप स्पिन डाउन स्पिन के साथ भरते हुए जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, ये कब तक भरते रहेंगे, जब तक कि ऊर्जा स्तर सब ना भर जाए, मतलब n इलेक्ट्रॉन जहां तक आ सकते। 100 इलेक्ट्रॉन है तो 50 एनर्जी लेवल भरेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 500 एनर्जी लेवल भरेंगे। तो वही लिखेंगे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, द हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल। जैसे यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल कौन सा था, जिसकी एनर्जी 5 थी, तो ये जो हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल है इसको हम कहेंगे फर्मी लेवल। तो आप कहोगे जब नीचे से कौन सा ऊर्जा स्तर तक सब भरे हैं, तो आपने कहा अरे नीचे 27वें तक सब भरे हैं, तो जो 27वीं एनर्जी लेवल है दैट इज द फर्मी लेवल, तो इसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, एनरिको फर्मी के ऑनर में। और उस 27वीं फर्मी लेवल का जो एनर्जी वैल्यू होगा वो होगा, उसी को हम नाम देंगे फर्मी एनर्जी। तो समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपके पास एक चैम्बर है, चैम्बर को माने कि एक ऐसा खाली बॉक्स, इसमें बहुत सारी ऊर्जा स्तर भरे हुए, जैसे ट्रेन में बर्थ नहीं होते, लोअर बर्थ, फिर मिडिल बर्थ, फिर अपर बर्थ। आप सोचो एक ट्रेन है जो ऐसे वर्टिकल ट्रेन है, ऐसा कुछ सोचो, वो चैम्बर ऐसा है, नीचे फिर नीचे फिर नीचे। तो यहाँ सबसे पहले नीचे वाले को भरा, फिर नीचे वाला जब भर गया तो फिर ऊपर वाले को भरा, फिर ऊपर वाला भर गया, फिर उसको ऊपर वाले को भरा। और हम ऐसा कर रहे हैं कि एक सीट पे 2 लोगों को बैठा रहे हैं, आप एक ऐसे मुंह करके सोए, एक ऐसे मुंह करके सोए, सपोज ऐसे एनालॉजी के तौर पे। तो हम कहेंगे कि भैया कितने पैसेंजर आए, जितने पैसेंजर आए सब नीचे से लेकर के 25 बर्थ तक सब भरे हुए हैं। तो जो 25वीं बर्थ है उसको हम कहेंगे फर्मी लेवल, और उस बर्थ को की जो भी एनर्जी वैल्यू होगी, उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे फर्मी लेवल। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी कहा, ये है जैसे मान लो हमारे पास ग्लास है, ग्लास में लिक्विड भरना शुरू किया, तो लिक्विड भरा, सबसे पहले लिक्विड यहाँ भरा बेस पे, फिर उसके ऊपर आ गया, फिर उसके ऊपर आ गया, लिक्विड भरता जा रहा है। तो आप जैसे जैसे लिक्विड भरते जा रहे हो, ये सारा लिक्विड इसके अंदर भरता जा रहा है, और कहाँ तक भरा, इस वैल्यू तक। तो ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल, इसको कि हम फर्मी लेवल कहेंगे, इसको फर्मी लेवल कहेंगे। इसकी जो एनर्जी वैल्यू है EF, इसको हम फर्मी एनर्जी कहेंगे। तो लो एनर्जी ये है और हाई एनर्जी ये है। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है, मान लो n इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं, तो ये हाईएस्ट मोस्ट को जहाँ तक भरा है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। मान लो आपने n+100 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ये और ऊपर तक भर जाएंगे, तो हमारा जो फर्मी लेवल है वो जहाँ है उससे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं अपनी इस मेटालिक एजम्पशन को। ये जस्ट एक तरह की सिमिलरिटी लाने की कोशिश है यहाँ पर समझाने के लिए। अब सोमरफील्ड ये सब जब कर रहे थे तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन को भी यूज करना चाह रहे थे। सोमरफील्ड ने क्या किया, सोमरफील्ड डेवलप्ड दिस मेथड फर्दर बाय इंक्लूडिंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। आगे मैथमेटिकली उसको और ज़्यादा समझ लाने के लिए, मैथमेटिकली उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोमरफील्ड अब उसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एक बहुत ही पावरफुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, खासतौर पे इलेक्ट्रॉन के पूरे बिहेवियर को अच्छे समझा देती है। आज की डेट में भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से ही ये कर सकते हैं। यही हमारे लिए एक मजबूत साधन है, मैथमेटिकली यही हमारे लिए सबसे मजबूत साधन जिससे कि हम ऐसा कर सकते हैं। फॉलो माई पॉइंट। तो ये है हमारे पास। तो अगले क्लास में अभी ये 40-45 मिनट का एक सेशन रखते हैं ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे इसको ग्रैस्प करें।
तो अगले सेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को और देखेंगे कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से सोमरफील्ड और डीपली चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, कैसे उस मेटालिक स्ट्रक्चर को समझना शुरू करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का शुरुआती पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अगले सेक्शन में हम लोग करेंगे कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से सोमरफील्ड अपनी इस मॉडल को फर्दर डेवलप करते हैं। चलिए, तो आज के लिए यही रखते हैं। ये जो नोट्स हैं, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये वाले, इसको मैं PDF फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा और उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप। तो वहाँ पर मैं ये सारे जो आपके PDF वगैरह हैं या कुछ एसोसिएटेड और भी कुछ चीज़ें जो होंगी वो हम वहाँ पर शेयर करते रहेंगे, सिलेबस वगैरह भी उस पर शेयर कर देंगे। सो आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसके साथ सिंक कर लोगे। और अदरवाइज़ और भी जो भी आपको क्वेरी हो, आपकी जो क्वेश्चंस हो, आपकी जो बातें हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेरी हो उनको हम एक अलग वीडियो के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करें। तो हम आपको डाउट क्लियरिंग उस तरह से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डाउट क्लियरिंग के लिए, डाउट पूछने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है और उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास ये YouTube का माध्यम है। तो आप डाउट पूछेंगे अपने कमेंट्स में और हम उन कमेंट को कलेक्ट करके जो भी समय होगा 10-15 दिन के गैप पे वो सारे कमेंट को कलेक्ट करके हम आपको एक वीडियो डाउट फॉर्म में, डाउट क्लियरिंग फॉर्म में आपको दे सकते हैं। चलिए फिर अगली क्लास से मिलते हैं।